देश की राजनीति में आज गुस्से वाला दिन था। बिहार से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक राजनीति का क्रोध काल चल रहा था। सब जगह क्रोध ही क्रोध था। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, चारों नेता अपनी अपनी राजनीति के तहत विरोधियों पर गुस्सा उतार रहे थे। लालू यादव नीतीश कुमार से चिढ़े हुए थे क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी तोड़ने में लगे हैं, जबकि नीतीश कुमार लालू यादव पर गुस्सा उतार रहे थे। सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की हालत देखकर नाराज थी और अखिलेश यादव पर गुस्सा उतार रही थी, जबकि राहुल गांधी आज गुवाहाटी में थे, जहां वो बात तो राजनीति में शालीन भाषा की कर रहे थे, लेकिन उनके तेवर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी तीखे थे। राहुल गांधी ने यहां नेताओं को ज्ञान भी दिया कि जिनके दिल में गुस्सा और घमंड है वो मिट जाएंगे। बिहार में आजकल सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, इसलिए अब हम बिहार की इस रोलर कोस्टर राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी एक बड़े राजनीतिक हमले में बच गई। आरजेडी के 13 विधायक कल टूट गए थे, लेकिन आज लालू ने बड़ा डैमेज कंट्रोल किया और पार्टी को बचा लिया। पटना में दिन भर चले राजनीतिक ड्रामे के बाद 13 में से 9 विधायक अब वापस लालू यादव के साथ आ गए हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले लालू यादव को अब एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है, जिसके सहारे वो नीतीश कुमार पर हमला कर सकते हैं। ये बिहार के राजनीतिक ड्रामे की सबसे बड़ी तस्वीर है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति का अंदाज यही है। रिक्शे पर सिर्फ लालू ही नहीं बैठे हैं, उनकी वो राजनीति भी रिक्शे में बैठकर रफ्तार पकड़ रही है, जिसको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया। लालू यादव ने रिक्शे में बैठकर अपनी पार्टी की बगावत को कुचल दिया। 24 घंटे में ही बाजी पलट गई और लालू अपनी पार्टी बचा ले गए। पार्टी के बागी 13 विधायकों में से अब 9 विधायक लालू के साथ हैं और लालू के निशाने पर अब नीतीश कुमार है। लेकिन बढ़िया से नीतीश कुमार को हम टारगेट कर देंगे। बड़ा भारी श्रृंखला घोटा है, इसका सरकार अल्पमत में है। बीजेपी से डाइवोर्स होने के बाद सब तरह का हथकंडा का इस्तेमाल किया। जिन 13 एमएलए का नाम लिया था वो 13 हमारे माननीय वासुदेव, उसमें 9 एमएलए अभी सशरीर स्पीकर नहीं है, गायब हो गए। सेक्रेटरी साहब को सशरीर अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता का चिट्ठी, विधायकों का इंडिविजुअल चिट्ठी हस्तलिखित दिया गया है कि पहले तो जेल भेजवाया नीतीश कुमार ने एनडीए से मिलकर, अभी हमारा पटिया हड़प रहा था, पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग। कल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हुआ था। आरजेडी के 13 विधायक पार्टी से अलग हो गए थे और इनको विधानसभा स्पीकर ने अलग गुट की मान्यता भी दे दी थी। यह खबर मिलने के बाद लालू यादव आज दिल्ली से भागे भागे पटना पहुंचे और इसी के साथ उनके और नीतीश कुमार के बीच डायलॉगबाजी शुरू हो गई। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो ये स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए, और दे दिया कि 13 एमएलए का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया? सर लालू जी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। सब दिन वो दूसरों को तोड़ते रहे, इसलिए ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन लालू का पहला मकसद घर को बचाना था। लालू के घर पर आरजेडी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें ये 9 विधायक शामिल हुए। 9 विधायकों के आने के बाद लालू अपने पुराने रंग में आ गए।
लालू की अगुवाई में आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में मार्च किया। लालू विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी हमको मिल गए और उनके पास इस मामले का कोई जवाब नहीं था। सर, ये राष्ट्रीय जनता दल सर आरोप लगा रहा है कि आपने संविधान के खिलाफ काम तुम किया है। यार हटो ना यार, अभी कुछ बोल रहे हो तुम। सर, आपने आरोप लगाया। हाँ तो वो तो सुन ही रहे हो सब। कुल मिलाकर लालू अपने घर को बचा ले गए। ये एक बड़ा डैमेज कंट्रोल था। यहां पार्टी बच भी गई और लगे हाथ चुनाव से पहले नीतीश कुमार से दो हाथ करने का मुद्दा मिल गया। लालू ने बता दिया कि उनकी लालटेन में अभी बहुत सारा तेल बाकी है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो लालू की लालटेन में तेल अभी बाकी है। रिक्शे पर बैठे लालू प्रसाद यादव को देखकर आज सबको काफी अच्छा लगा होगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि केजरीवाल ने देश के नेताओं को इतना तो सिखा दिया कि नेता से आम आदमी कैसे बना जाता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता अब रिक्शे पर बैठकर विधानसभा आने में गर्व का अनुभव करने लगे। हम आपको बिहार के इस राजनीतिक ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज बताएंगे। इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और कैसे लालू यादव ने इस बगावत को कुचल दिया, ये पूरी कहानी काफी दिलचस्प है। सोमवार को आरजेडी के 22 में से 13 विधायकों ने बगावत की थी। इन विधायकों का साइन किया हुआ एक पत्र विधानसभा स्पीकर को दिया गया। इनको विधानसभा स्पीकर ने अलग गुट के तौर पर अंतरिम मान्यता भी दे दी। हालांकि दल बदल कानून कहता है कि अलग दल के लिए 2/3 यानी 22 में से 15 विधायकों का टूटना जरूरी था। यानी अलग गुट के लिए आरजेडी के 2 विधायक फिर भी कम पड़ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की तरफ से पूरे 15 विधायकों को तोड़ने की स्क्रिप्ट तैयार थी। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। एक तरह से लालू यादव के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेलने की चाल चली गई थी। कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव के टिकट का ऑफर भी दिया गया, जैसे सम्राट चौधरी को खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था। लालू यादव को जैसे ही इसकी खबर लगी, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की और उन्हें किसी तरह से मना लिया। इसके बाद खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी ही इस बगावत को कुचलने में जुट गए। आज जब लालू यादव के घर पर विधायकों की बैठक हुई तो पहले 3 विधायक ही पहुंचे थे। बाद में 6 बागी विधायकों को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद वहां पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि यह आरजेडी के अंदर नाराज विधायकों की रणनीति भी हो, क्योंकि ये वो विधायक हैं जिन्होंने लालू के जेल जाने के वक्त भी पार्टी को नहीं छोड़ा था। अब इनकी रणनीति लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाने की हो सकती है, जो दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर बातचीत कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति का गणित भी आज आपको हम समझा देते हैं। जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 20 सीटें थी, बीजेपी के पास 12 सीटें, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के पास 4 सीटें और कांग्रेस के पास 2 लोकसभा सीटें हैं। जेडीयू और बीजेपी अब बिहार में अलग अलग हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। रामविलास पासवान बीजेपी के करीब जाने के संकेत दे रहे हैं और ये संकेत आने के अगले ही दिन ये खबर भी आ गई कि बोकारो स्टील प्लांट में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई अब रामविलास पासवान से पूछताछ कर सकती है। इस खबर की टाइमिंग देखिए। एक दिन पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया और दूसरे दिन सीबीआई से पूछताछ की खबर आ गई। यानी 2014 में बिहार की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। बिहार में 11% यादव वोट हैं और 17% मुस्लिम वोट हैं, जिसके सहारे लालू प्रसाद यादव ने 15 साल राज किया। बीजेपी और जेडीयू की 17 साल की दोस्ती टूटने से लालू यादव के पास इस बार एक बड़ा मौका है। वहीं बीजेपी से अलग होकर जेडीयू को अब
अपर कास्ट वोट्स का नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी को बैकवर्ड और मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि इस बार बिहार की राजनीतिक तस्वीर काफी बदल गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो संकेत हैं जो रामविलास पासवान और बीजेपी आजकल एक दूसरे को दे रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एलजेपी और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है। लेकिन आपको याद दिला दें कि रामविलास पासवान वही व्यक्ति हैं, वही नेता हैं जिन्होंने सन 2002 में गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया था और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तब 2002 में उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि 2014 में उन्हें एक बार फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा। अब आप देखिए कि 2002 में इन्हीं रामविलास पासवान ने क्या कहा था। इस्तीफा इसीलिए दिया गया है कि चूंकि जो गुजरात की घटना है वो घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और उस घटना से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत की छवि गिरी है। और ऐसा लग रहा है कि शायद जो है सरकार जो है मूक दर्शक होकर के देख रही है। और इसलिए जब कल निंदा का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आने वाला है और हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम निंदा के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे और हर पार्टी ने निंदा किया है, इसलिए निंदा करना भी चाहिए। तो इसी परिस्थिति में एक तरफ में हम सरकार के खिलाफ में यदि हम निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे तो फिर दूसरी तरफ में हम सरकार में कैसे रह सकते हैं। ये बयान 2002 का है और 2014 में अब रामविलास पासवान और ज्यादा समझदार हो चुके हैं और ज्यादा बड़े नेता हो चुके हैं। 2002 में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 2014 में उन्हें अपना ये बयान बिल्कुल बदलना पड़ेगा। 2002 में नरेंद्र मोदी उन्हें चुभ रहे थे और 2014 में वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अब क्लीन चिट मिल चुकी है। अब बिहार की राजनीति से निकलते हैं और आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली लेकर चलते हैं, जहां आज सोनिया गांधी काफी गुस्से में दिखी। सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थी। आज वो राही ब्लॉक के कुछ गांवों में अचानक पहुंच गईं और वहां की खराब हालत देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपना गुस्सा अखिलेश यादव की सरकार पर उतारा। All our yojanas, plenty of money come to the state. Okay. Now you have seen the state of this village, and it belongs to a particular community for which the state government should also take some responsibility. सोनिया गांधी के गुस्से के बाद अब आपको राहुल गांधी का गीता ज्ञान भी सुनाते हैं जो आज उन्होंने गुवाहाटी में दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष और खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को गीता का उपदेश दिया और कहा कि राजनीति में गुस्सा और घमंड नहीं चलता। ये बात और है कि राहुल गांधी के तेवर आज गुस्से वाले ही थे। किसी को मिटाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के जो नेता हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर हमारी जो किताबें हैं, गीता जो है, उसको पढ़ते नहीं है। क्योंकि अगर वो उस किताब को खोलें और उस किताब को पढ़ें तो उनको दिखाई देगा कि उस किताब में लिखा है कि सबकी इज्जत करो, प्यार से काम करो, दिल से काम करो और घमंड से काम मत करो। नहीं, मुर्दाबाद नहीं कहिए भैया, मुर्दाबाद अच्छा नहीं लगता मुझे। प्यार से कहिए, जो भी आपको कहना है प्यार से कहिए। मुर्दाबाद, गुस्सा भैया आप उन लोगों को करने दीजिए, बहुत गुस्सा है उनको करने दीजिए, हमें गुस्से की जरूरत नहीं। ये हमारी प्यार की पार्टी है, शांति की पार्टी है। वैसे गीता उपदेश अगर चुनाव के संदर्भ में दिए गए होते तो उसमें यह जरूर कहा जाता कि कर्म करो, वोट की इच्छा मत करो। लेकिन आजकल गुस्सा हो या प्यार, सब कुछ वोट के लिए ही हो रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को धर्म संकट में डाल दिया। मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश में राजनाथ सिंह आज वो बोल गए जिसे बोलने से नरेंद्र मोदी अब तक बचते आए हैं। मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी से कभी कोई भूल हुई है तो वो सिर झुकाकर माफी मांग लेंगे। देश में केवल एक दंगे की चर्चा होती है गुजरात की। क्या गुजरात में उसके पहले
दंगे नहीं हुए हैं जब हितेश देसाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कलेजे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना कभी भी यहां गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लें। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनाथ सिंह ने यह बात बोलने से पहले, यह बयान देने से पहले नरेंद्र मोदी से इस बारे में चर्चा की थी? राजनाथ सिंह ने भले ही गुजरात दंगों का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी भी किसी गलती का एहसास होने पर माफी मांगने को तैयार हैं? क्या कभी नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार होंगे? लोकसभा चुनाव के इस मौसम में हमें इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। खासतौर पर 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, उन्हें लेकर कांग्रेस माफी मांग चुकी है और हर बार कांग्रेस भी ये सवाल उठाती है कि 84 के दंगों के बारे में हमने माफी मांग ली, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों पर माफी मांगेंगे? ये सवाल अभी भी उतना ही ज्वलंत है जितना पहले था। अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आखिर में 1836 में आज सैमुअल कोल्ट को रिवॉल्वर का पेटेंट मिल गया था। रिवॉल्वर को दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में गिना जाता है और 2001 में आज ही के दिन दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में से एक सर डॉन ब्रैडमैन की मृत्यु हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से रन बनाए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।